वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला सेट आपका ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जिसमें कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज के इस सीरीज़ में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा सीटेट 2020 के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा कहता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन, शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन, शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू इंश्योर लर्निंग। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले ही क्लास में बताया था कि कोई भी नेगेटिव अगर हमारे ऑप्शंस में है तो वो तो हमारा पहले ही कट हो जाता है, वो हमारा सही नहीं हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट के केस में। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इज़ अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग। तो असेसमेंट हमेशा हमारा एक तरीका ही होता है जिससे कि हम लोग अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब ये जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा असेसमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम गॉज करते हैं उस किसी भी चिल्ड्रन के प्रोग्रेस का अलग अलग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके। इसमें हमारा मेन एम होता है असेसमेंट का कि हम लोग अपने लर्निंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका टाइमली फीडबैक चिल्ड्रन को देना। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 1 डैट इज़ असेसमेंट क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कोहलबर्ग हैज़ गिवन। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? तो हम लोग जैसा जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जीन पियाजे के थ्योरी को एक्सपैंड किया था, ये बताते हुए कि जो डेवलपमेंट है मॉरल रीजनिंग का चिल्ड्रन में और इंडिविजुअल्स में कैसे होता है। उनका मेन फोकस्ड अटेंशन था किसमें? वो इन्वेस्टिगेट किए थे कि किस तरीके से चिल्ड्रन हाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स गवर्न देयर बिहेवियर इन एथिकल सिचुएशन। किस तरीके से बच्चे या बड़े अलग अलग सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इन्होंने बताया था हमें मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। कोहलबर्ग हैज़ गिवन द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ही डिडंट गिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नीदर did he give physical development or the stages of emotional development। कोहलबर्ग से एसोसिएटेड है हमारा मोरल डेवलपमेंट। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड है? इमोशनल थिंकिंग, इगोइस्टिक थिंकिंग। तो इगोइस्टिक थिंकिंग हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, पहले ही कट जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अगर बात करें हम लोग क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी हमेशा हमारा डील करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? तो ये जो हमारा टर्म है डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है is a process of generating effective ideas by an individual in his or her mind to explore the possible solutions। इसमें कोई भी इंडिविजुअल डेवलप करता है अपने डिफरेंट आइडियाज़ को, अपने एक्सप्लोर करता है अपने पॉसिबल सॉल्यूशंस को, जो वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में लगा सकता है। मतलब अलग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे बढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। हमारा इन्फेंसी का पीरियड कौन सा कहलाता है? बर्थ टू 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, बर्थ टू 1 ईयर और बर्थ टू 2 ईयर्स। तो जनरली जो पीरियड होता है हमारा बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक का, इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ इन्फेंसी पीरियड। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ बर्थ टू 2 ईयर्स। ठीक, अब बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डिस्क्राइब किए इन्फेंसी पीरियड को अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्चेस। फॉर एग्जांपल अगर रॉस के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इन्फेंसी पीरियड हमारा बर्थ से 3 साल होता है। अगर हम लोग सेले के हिसाब से देखें तो इन्फेंसी पीरियड हमारा बर्थ से 5 साल होता है। लेकिन
ऑन होल हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये हमारा बर्थ से 2 ईयर्स तक का कहलाता है, विच मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और बर्थ टू 2 ईयर्स, पीरियड ऑफ इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, डेवलपमेंट हमारा किस तरीके से होता है? स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी, जनरल टू स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स टू हार्ड। तो अगर हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारा प्रोसीड करता है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक। क्यों? because it takes place in the same manner for all. When development is influenced by an individual's social status, environment, surroundings, etc., it becomes specific. On the other hand, development is also affected by individual differences. अलग अलग लोगों में ये हमारा differences vary करता है, लेकिन सब में ये एक ही तरीके से हमारा होगा। डैट इज़ हमारा आंसर हो जाएगा सी, जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब पहले जनरल इन्वायरमेंट को वो जानेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक एक एक चीज़ों के बारे में बारीकी से वो समझ पाएंगे। ठीक है, पहले हमारा हाथ डेवलप करेगा, उसके बाद हमारी उंगलियां। यही हमारा एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज़ नोन एज। जो भी हमारा नया इन्फॉर्मेशन है पुराने इन्फॉर्मेशन में उसको फिट करने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या अकोमोडेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ असिमिलेशन। अब ये असिमिलेशन क्या होता है? तो असिमिलेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है वेयर एन इंडिविजुअल टेक्स इन न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस एंड इनकॉर्पोरेट्स देम इनटू एग्जिस्टिंग आइडियाज़। मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने नए इन्फॉर्मेशन को, अपने नए एक्सपीरियंसेस को लेता है और जो उसके पास एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब उसके साथ मिला करके कुछ न्यू करना। The process is somewhat subjective because an individual tends to modify experience or information somewhat to fit in with the pre-existing beliefs। मतलब कि जो पहले से उसके beliefs हैं उसको ये आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is not a suitable formative assessment task? इसमें से कौन सा हमारा formative assessment task suitable formative assessment task कैटेगरी के अंदर नहीं आता है? प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रैंकिंग द स्टूडेंट्स। रैंकिंग द स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर या सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग रैंकिंग करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बाद। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा एक टूल ऑफ इवैल्यूएशन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये हमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ये उन आइडेंटिफाई करने में कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेस क्या है, और इसके लिए उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है टीचर्स के द्वारा कि हाँ, अगर हम लोग किसी अभी FA1 और SA1 जो स्कूल्स में आप लोग देखेंगे, तो इसके माध्यम से हम लोग उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करते हैं और उनको एक फीडबैक देते, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते, ताकि उसको वो अप्लाई करके अपने उस पोर्शंस को इम्प्रूव आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, इमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा हमेशा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों रहा है। अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स से हमें क्या यहाँ पे समझ आता है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर बात करेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव हमारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एज, वेट, लेंथ, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव में आ गए। और अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो हमारे इमोशंस, हमारे हैबिट्स, हमारे परसेप्शंस, हमारे एटीट्यूड्स, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव में आ गए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और ये कंसिस्ट करता है हमारा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। हम लोग अपने हाइट, वेट, लेंथ, इवन कि अपने इमोशंस, हैबिट्स, सब में हम लोग डेवलप्ड अपने आप को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली?
पॉजिटिवली लर्निंग को अफेक्ट करने वाला इसमें से कौन सा फैक्टर हमारा है? डैट इज़ फियर ऑफ फेलियर, कॉम्पिटिशन विथ पेयर्स, मीनिंगफुल एसोसिएशन और प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मीनिंगफुल एसोसिएशन। अब ये मीनिंगफुल एसोसिएशन मतलब क्या है? प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स तो हमारा पहले ही कट जाएगा, फियर ऑफ फेलियर भी और कॉम्पिटिशन विथ पेयर्स भी। अब ये हमारा मीनिंगफुल एसोसिएशन टर्म से हम क्या समझते हैं, तो आइए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो एसोसिएशन टर्म का मतलब ही होता है कि हमारा को रिलेशन रखना, अपने फीलिंग्स, बिहेवियर, इवेंट्स, आइडियाज़ जो भी हैं वो सबके साथ एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में एक समानता बनाए रखना। ये एसोसिएशन हमारा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से होता है। तो जब भी अगर हम लोग पॉजिटिवली लर्न करना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने मीनिंगफुल एसोसिएशन, मतलब हम लोगों ने क्या करा है पास्ट में, अपने जो भी आइडियाज़, इवेंट्स, उन सबको कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके हम लोग अपने अगर अपने अंदर रखें और ये बात को समझें तो हम लोग ये पॉजिटिवली लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आगे बढ़ेंगे। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इज़, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें से कि हम लोग ईजिली लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंस नहीं कर पाएँ, उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अफेजिया। डैट इज़ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। अब ये अफेजिया क्या होता है? तो अफेजिया इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ये हमारा एक प्रकार का डिसऑर्डर है रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज। मतलब इसमें हम लोग लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में इनेबल होते हैं, आइदर इन स्पीच और राइटिंग, लिखने में भी एज वेल एज बोलने में भी। ठीक है। और अगर इसमें इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करें तो क्लिनिकली साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो अफेजिया एक इज़ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स ब्रोकाज एरिया विच इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स। जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ से ये रिलेटेड है, वो जो कि कंट्रोल करता है हमारे इंडिविजुअल्स के स्पीच को। अब इसमें हमारे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो जैसे कि प्रॉब्लम्स लाइक डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, जो भी बात कर रहे हैं उस भाषा को समझने में, पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, सही से आप रीड नहीं कर पाते हैं, ट्रबल विथ राइटिंग, लिखने के समय भी आपको दिक्कत हो सकता है, एंड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस थाट्स एंड फीलिंग्स, और आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्रभाव आपके अंदर है, वो उसको एक्सप्रेस करने में आपको डिफ़िकल्टी होगा। और ये कब होगा हमारा? जब हमारा ब्रोका एरिया अफेक्टेड या फिर डैमेज्ड हो जाता है, उस दौरान हमारे न्यूरॉन सिस्टम पे जब अफेक्ट पड़ता है तब हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं अफेजिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डिजेबल्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू, डिजेबल्ड चिल्ड्रन, ये जो हमारा शब्द है इसका क्या मतलब है? ऑल चिल्ड्रन विथ सेंसिटिव फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, ऑल चिल्ड्रन विथ इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स। तो डिजेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी में हमारा ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा, डैट इज़, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ बोथ ए एंड बी। बिकॉज प्रॉब्लम हमारा सेंसरी भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, एज वेल एज इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, और ये जितने भी डिजेबल चिल्ड्रन हैं उनको हम लोग सेंसरी, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के वजह से ही कैरेक्टराइज्ड करते हैं। इनमें सेंसरी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, और वैसे सारे बच्चे हमारे डिजेबल चिल्ड्रन के अंदर कहलाएंगे। कोई एक स्पेसिफिक फिजिकल इम्पेयरमेंट्स को हम लोग डिजेबल्ड या फिर इंटेलेक्चुअल को नहीं कहेंगे, ये ऑन होल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का फंक्शन क्या है? कैटर्स टू the need of all students, caters to the need of general teachers, helps differentially abled students master a skill, help differentially abled students relate with others in a better way। स्पेशल एजुकेशन का क्या यहाँ पे एम्फेसिस करता है? तो इट ऑलवेज हेल्प्स डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स रिलेट विथ अदर्स इन अ बेटर वे। स्पेशल एजुकेशन हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो डिफरेंटली एबल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग अच्छे से बेटर वे में एक इंटरेक्शन कर, बिकॉज एज वी ऑल नो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स टू बेटर सोशलाइज इन कम्युनिटी एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Gifted students are independent in their judgments, independent of teachers, introvert in nature, non-assertive of their needs। Gifted students का एक क्वालिटी आपको बताना है, तो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स। बिकॉज गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, ये सारा चीज़ पसंद होता है। रेपिटेटिव टास्क अगर हम लोग कराएं या तो वो उनके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है,
क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग कामों को करने में, जिसमें कि उनका लॉजिकल थिंकिंग एज वेल एज रीजनिंग हेल्प आउट करे और वो एक्सप्लोर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे वो अपने जजमेंट्स के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। ये एक क्राइटेरिया है हमारा गिफ्टेड स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल में बी। किसी भी स्कूल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज़ दैन गर्ल्स फॉर अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन? नहीं। मेटा कॉग्निशन ऑफ द जेंडर बायस बिहेवियर्स बाय टीचर्स। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, तो मेटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस बिहेवियर्स बाय टीचर्स यहाँ पे हमें कहलाता है कि टीचर्स को ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जेंडर बायस बिहेवियर्स ना करें, उसको उसमें सुधार करें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें सारे एक्टिविटीज़ के लिए, बिना ये देखे कि जो हमारा लर्नर है उसका जेंडर क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ेंगे। एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। किसी भी सीखने वालों की गलतियाँ क्या दिखाती हैं? हाउ दे लर्न, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, द एब्सेंस ऑफ लर्निंग, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर। तो कभी भी कोई भी हमारा एरर्स यही दिखाता है कि द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, मतलब कि यहाँ पे हमारा मैकेनिकल ड्रिल टर्म से समझ आना चाहिए हमारा, यहाँ पे ये रेमीडियल मेजर्स को इंडिकेट कर रहा है। रेमीडियल मेजर्स मतलब कि जो भी एरर्स लर्नर्स के द्वारा किए गए हैं उसमें उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए टीचर्स उसको क्यूज़ दे स्टूडेंट्स को, जिससे कि फर्दर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करें और अपनी गलतियों को सुधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। ये जो हमारा वर्ड है करिकुलम, ये एजुकेशन में इसका क्या मतलब है? इवैल्यूएशन प्रोसेस, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ऑब्वियसली 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब करिकुलम हमारा एक ना तो इवोल्यूशन प्रोसेस है, ना तो ये टेक्स्ट मटेरियल तक हमारा सीमित है, ये हमें बताता है पूरा ओवरऑल प्रोग्राम क्या है आपका स्कूल का, और उसको जो स्टूडेंट्स डे टू डे बेसिस पे उस पूरे स्कूल के प्रोग्राम को वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ये पूरा हमारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। बिकॉज हम लोग ने देखा था कि जॉनसन 1967 के अकॉर्डिंग करिकुलम हमारा एक स्ट्रक्चरल सीरीज़ है ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। जो भी हम लोगों ने सीख रहे हैं उसका आउटकम्स का करिकुलम प्रेस्क्राइब्स द रिजल्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमें बताता है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसका रिजल्ट क्या है। ये हमें ये नहीं बताता है, इट डज नॉट प्रेस्क्राइब द मीन्स टू बी यूज्ड इन अचीविंग द रिजल्ट, कि किस तरीके से हम लोगों को उस रिजल्ट को अचीव करना है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट हमारा कब शुरू होता है? द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, द प्री चाइल्डहुड स्टेज, द पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज और द प्री नैटल स्टेज। तो डेवलपमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स एट द और फ्रॉम द प्री नैटल स्टेज। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्री नैटल स्टेज? प्री नैटल स्टेज हमारा क्या होता है? तो अगर बात करेंगे हम लोग प्री नैटल स्टेज की, तो प्री नैटल स्टेज यहाँ पे कहने का मतलब है कि वैसा है स्टेज जहाँ पे चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द वुम्ब इटसेल्फ, और इसमें हमारा ये डेवलपमेंट इंक्लूड करता है ग्रोथ, मैचुरेशन एज वेल एज लर्निंग। राइट फ्रॉम द वुम्ब हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज नोन एज प्री नैटल स्टेज। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज व्हाट डज स्कार्फ फोल्डिंग रेफर टू? स्कार्फ फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स इन लर्निंग, recapitulation of previous learning, accelerating the process of assessment, providing a stable environment to children। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स इन लर्निंग। बिकॉज स्कार्फ फोल्डिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है वेयर अ टीचर हेल्प स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक टीचर हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को टू प्रोग्रेसिवली मूव टूवर्ड्स हायर लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड स्किल्स एक्विजिशन, जहाँ पे
हायर लेवल्स पे, हायर एक्विजिशन, स्किल्स एक्विजिशन में टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया जाता है टू अचीव हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड स्किल्स। आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन टीचिंग बी शिफ्टेड टू लर्निंग, किस तरीके से हम लोग टीचिंग को लर्निंग के टूवर्ड्स शिफ्ट कर सकते हैं? बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, बाय एनकरेजिंग रोट लर्निंग, बाय फोकसिंग ऑन फ्रंटल टीचिंग और बाय अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागॉगी। तो नो डाउट ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्यों? तो हम लोग कभी भी किसी भी टीचिंग को लर्निंग में तभी शिफ्ट कर सकते हैं जब हमारा फोकस चाइल्ड हो, मतलब जो भी हम लोग पढ़ाने का तरीका है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, चाइल्ड को रिस्पेक्ट में रख करके हम लोग आगे पढ़ाएं। बिकॉज द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी ऑलवेज टू गाइड, who encourage, instructs and stimulates a child to learn as per his or her needs। जो भी बच्चे का नीड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको गाइड कर सके, सीखने में हेल्प आउट कर सके, और ये तभी होगा जब हमारी पेडागॉगी चाइल्ड सेंटर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दैट इज सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है, अक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमारा शॉर्ट ट्रिक है। सोशलाइजिंग विथ फ्रेंड्स, तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग बिलीव्स को, वैल्यूज़ को अक्वायर करते हैं, सीखते हैं नया कुछ। ये सिर्फ हमारे फ्रेंड्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सोशलाइजेशन है ये पूरे के पूरे हमारे डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को जज करता है। कोई भी इंडिविजुअल का इन्फेंसी से लेके मैच्योरिटी तक क्या इंक्रीज़ हुआ है, किस तरीके से उसमें ऑटोनॉमी की इंक्रीजिंग हुआ है, और ये कांस्टेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है हमारा, जो कि एक इंडिविजुअल लाइफ में कभी ना कभी आता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे और इस सेशन में मैंने 20 क्वेश्चन कराए, कुल मिला के हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऐसे ही मैं और 60 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी विच विल बी मोर देन सफिशिएंट आपके सीटेट 2020 के लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे हेल्प करेगा अपने सेशन को और इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव करने में। तो आई होप कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। ठीक है देन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।